नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें ये जरूर बताएं कि ये खबर आप कहां से देख रहे हैं और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आगे खबरें एक से बढ़। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अभिनेत्री पर्णो मित्रा भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं। उन्होंने मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की उपस्थिति में तृणमूल भवन में पार्टी की सदस्यता ली। मित्रा ने कहा कि भाजपा में शामिल होना उनकी भूल थी और वह ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर तृणमूल में आई। मित्रा 2021 में भाजपा में शामिल हुई थी लेकिन सक्रिय नहीं रही। उत्तर प्रदेश में सर का पहला चरण पूरा, 2.9 करोड़ नाम कटे। महाराष्ट्र एमएनएस नेता प्रकाश महाजन एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। यूपी में योगी सरकार से नाराज बताए जा रहे बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज पर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की चेतावनी के बाद विधायक खामोश हैं। सपा ने तंज कसते हुए इसे बीजेपी की अंदरूनी कलह और जातिवादी राजनीति का सबूत बताया। वीवी राजेश बने तिरुवनंतपुरम के पहले बीजेपी मेयर, पार्टी ने रचा नया इतिहास। मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रजाक को 1 MDB घोटाले में 15 साल की जेल। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर कड़ी चिंता जताई। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि भारत बांग्लादेश में शांति और स्थिरता चाहता है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के पक्ष में है। साथ ही भारत ने बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सभी को शामिल करने वाले चुनाव कराने की मांग शांति अंदाज में मांगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में चेतावनी दी कि राज्य में किसी भी पौराणिक स्थल या स्मारक पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नेता प्रतिपक्ष सपा नेता माता प्रसाद पांडेय ने मेरठ के गांधी आश्रम की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला उठाया, जिसको लेकर सीएम ने कड़े शब्दों में अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दी। चीन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा ताइवान को रिकॉर्ड 11.1 अरब डॉलर के हथियार बिक्री पैकेज को मंजूरी देने के जवाब में चीन ने 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ताइवान मुद्दे पर चीन को उकसाने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। इस फैसले से अमेरिका चीन तनाव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी समूह गैर कानूनी तरीके से सत्ता में है और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। हसीना ने नागरिकों को बधाई दी और उन्हें याद दिलाया कि बांग्लादेश हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण रहा है। उन्होंने कहा कि गैर मुसलमानों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश के लोग जल्द इससे मुक्त होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर मंच पर हिंदुओं की बात करते हैं, इस मुद्दे पर अब तक चुप क्यों हैं? क्या विदेश नीति सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है? कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चा के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा एएमएम के एक नेता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों में ही प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता है। जेएमएम नेता के बात करेंगे देश जेएमएम नेता के कौनसे में मुताबिक दोनों नेताओं के पास अनुभव है और वे देश की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर चल रही नेतृत्व बहस एक बार फिर तेज हो गई है। यह बयान सीधे तौर पर मोदी सरकार को चुनौती देता है। देश में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या 2029 से पहले ही मोदी के विकल्प की राजनीति शुरू हो चुकी है? मुंबई में बीएमसी चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। एनसीपी में विभाजन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में की साथ एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले ने अजित पवार के साथ गठबंधन की संभावना जताई। कांग्रेस ने शिवसेना से नाता तोड़ लिया है क्योंकि उसे दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का समर्थन मिलने की उम्मीद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की एक स्कॉर्पियो ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक डीएसपी को पीछे से टक्कर मार दी। यह घटना प्रकाश पर्व की तैयारियों के निरीक्षण के दौरान हुई।
टक्कर में डीएसपी को हल्की चोट आई, हालांकि वे बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में कहा कि अमित शाह ने उनके बेटे संतोष सुमन को राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई और कहा कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ भेदभाव होता रहा है। मांझी ने कहा कि वे एनडीए के साथ हैं, पर अपनी बात रखना गलत नहीं है। मुंबई भारत का पहला ऐसा महानगर बन गया है जिसके पास 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नवी मुंबई में बना नया हवाई अड्डा शहर के हवाई यातायात को सुगम बनाएगा। इसके शुरू होने से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दबाव कम होगा। ये साले शाम को यातायात को देख रहे हैं, जहां शाम मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की नींव पिछली सरकारों ने रखी थी, श्रेय अकेले मोदी सरकार क्यों ले रही है। बांग्लादेश में हुई हिंदू शख्स दीपू चंद्र दास की लिंचिंग पर जाह्नवी कपूर ने रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस ने एक पोस्ट में इस घटना को बर्बर और नरसंहार बताया है। भारत ने 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसका वजन 17 टन है। इस मिसाइल के परीक्षण से दुश्मनों में खलबली मच गई है। यह मिसाइल भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। K-4 बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता भारत की रक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट ISIS के आतंकवादियों के खिलाफ शक्तिशाली हवाई हमले किए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ये आतंकवादी मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और उनकी बेरहमी से हत्या कर रहे थे। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ बढ़ती बयानबाजी और धमकियों के बीच अमेरिकी पत्रकार और दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट मैट फॉर्नी ने चेतावनी दी है कि 2026 में इस समुदाय के लोगों और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर हमले हो सकते हैं। सीरिया में एक बड़ा आतंकी हमला सामने आया है। होम्स शहर की एक मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मस्जिद के अंदर पहले से विस्फोटक लगाया गया था। धमाका नमाज के दौरान हुआ, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ गई। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने मस्जिद और आसपास के इलाके को घेर लिया है। यह हमला विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी ग्रामीण क्षेत्र में हुआ बताया जा रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे और ठंड का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई क्षेत्रों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 27 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सुबह शाम कम विजिबिलिटी और शीतलहर की संभावना जताई गई है। पुणे में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नवविवाहित